जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आप लोग फटाफट क्लास में आ जाएं। क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए बेहतरीन मॉडल पेपर चलाया जा रहा है, जिसमें हम लोग जीके और हिंदी को अच्छे ढंग से कंप्लीट करते हैं। तो सभी मित्र क्लास में आ जाएंगे और एक बार मिलकर क्लास को शेयर कर देंगे, ताकि और भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ सकें, उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिल सके। तो चलिए मित्र, आज के इस बेहतरीन मॉडल पेपर की शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने रखते हैं। मित्र, पहला क्वेश्चन जो है ये सामान्य हिंदी से रिलेटेड है। तो पहले हम हिंदी वाले पोर्शन को अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम जीके वाले क्वेश्चन पर चलेंगे। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई है। भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई कौन सी है? ध्यान दीजिएगा, लघुत्तम सार्थक की बात कर रहा है। ध्यान देकर सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो याद रखना, भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई जो है ये शब्द कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जब आपसे कहेगा भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है, तब आप कहेंगे कि ध्वनि होती है। लेकिन जब आपसे कहेगा कि भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई क्या है, तब आप शब्द कहेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन, जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं, ये ऑप्शन यानी शब्द बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 2। सोच समझ कर मित्र बताएंगे क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा। हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम चुनिए। हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम आपको चुनना है। फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना, सबसे पहले आए हैं संस्कृत, संस्कृत के बाद पाल, पाल के बाद प्रकृत, प्रकृत के बाद अपभ्रंश, उसके बाद बोली। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं, ये ऑप्शन बिल्कुल सही बता रहे हो। नेक्स्ट आपके सामने मित्र क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या पूछ रहा है। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियां हैं। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियां जो है ये कौन सी हैं, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ट ठ ड ढ, इनका उच्चारण जो है ये मूर्धन्य होता है। इन्हें मूर्धन्य ध्वनियां कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो भी मित्र बता रहे हैं टा वर्ग की ध्वनियां जो है ये मूर्धन्य ध्वनियां कहलाती हैं, बिल्कुल सही बता रहे हो। और चा वर्ग की ध्वनियां जो है ये तालु कहलाती हैं। पा वर्ग की जो है मित्र ये ओष्ठ कहलाती हैं। और ता वर्ग की जो है ये दंत कहलाती हैं। तो यहाँ क्या पूछा गया था, मूर्धन्य ध्वनियां। तो टा बिल्कुल सही हो जाएगा। टा वर्ग की ध्वनियां जो है मूर्धन्य ध्वनियां कहलाती है, यानी ट ठ ढ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 4। इसका राइट आंसर आपको बताना है। ड ढ ध्वनिया के विषय में कौन सा कथन शुद्ध है। ड ढ ध्वनियों के विषय में कौन सा कथन जो है ये बिल्कुल शुद्ध है। फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये मूर्धन्य उच्छिष्ट ध्वनियां कहलाती हैं। बिल्कुल सही बता रही हो। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 है। भूकंप किस प्रकार की संज्ञा है। भूकंप जो है ये किस प्रकार की संज्ञा है, यह आपको बताना है। याद रखना, भूकंप जो है ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 है। नेता का स्त्रीलिंग रूप दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। नेता का स्त्रीलिंग रूप जो है ये दिए गए विकल्पों में से कौन सा है, यह आपको बताना है। तो याद रखना, नेता का स्त्रीलिंग जो होगा मित्र ये नेत्री हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये में है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेता का स्त्रीलिंग जो है नेत्री होगा, ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। नेक्स्ट आपके सामने मैं चलती थी में मैं जो है ये का इसका बहुवचन बताना है। मैं चलती थी, इसमें मैं का बहुवचन आपको बताना है। फटाफट बता दो मित्र क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, मैं का बहुवचन जो है ये हम होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 है। निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए।
तीन शब्द जो है ये विशेषण है, एक शब्द जो है ये विशेषण नहीं है। जो नहीं है उसका चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 8 का बता देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सज्जन जो है ये विशेषण जो है, दुर्जन जो है ये भी विशेषण है, सुकुमार जो है ये भी विशेषण है, लेकिन मानस जो है ये विशेषण बिल्कुल भी नहीं है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछ रहा था कि जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए। तो मानस जो है ये विशेषण नहीं है, बाकी सज्जन, दुर्जन और सुकुमार जो है ये विशेषण की कैटेगरी में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, क्वेश्चन नंबर 9। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, प्रतिदिन जो है ये कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन 10 आपके सामने आ चुका है, बताइएगा। निम्नलिखित वाक्यों में अकर्मक क्रियार्थक वाक्य है। निम्नलिखित वाक्यों में अकर्मक क्रियार्थक वाक्य जो है ये कौन सा है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित शब्द का कारक बताइए। रेखांकित शब्द में कारक बताना है। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, माँ ने बाजार से कपड़े खरीदे, यानी कहा जाए कपड़े को खरीदा, यानी कर्म कारक हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना में कौन सा काल है। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना में कौन सा काल है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, संभाव्य वर्तमान काल। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना कौन सा काल है, तो संभाव्य वर्तमान काल बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है, यह आपसे पूछा जा रहा है। याद रखना भाई इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, धूप में चला नहीं जाता। यह वाक्य जो है ये भाववाच्य का उदाहरण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। आप आगे वाक्य में शब्द है। आप आगे वाक्य में शब्द है, जो कैसा शब्द है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ हो जाएगा अव्यय है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही बता रहे हो। निम्नलिखित में से गीध का तत्सम रूप कौन सा है। गीध का तत्सम रूप जो है ये कौन सा है, यह आपको बताना है। याद रखना गीध का तत्सम रूप जो है ये गृध्र होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। गीध का तत्सम रूप जो है गृध्र होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछ रहा है, निम्न में से तद्भव शब्द आपको बताना है। निम्नलिखित में तद्भव शब्द का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर दे देंगे। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 14। 14 जो है मित्र यहाँ तद्भव शब्द है, बाकी तीनों जो है ये तत्सम है, लेकिन 14 जो है ये तद्भव है। इसका तत्सम जो है ये चतुर्दश होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पक्षी का पर्यायवाची है। पक्षी का पर्यायवाची जो है किस विकल्प में दिया गया है। याद रखना पक्षी का पर्यायवाची जो है ये क्या होता है, तो द्विज इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। द्विज जो है ये पक्षी का पर्यायवाची हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही होगा। अपसरण का विलोम है। अपसरण का विलोम आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अभिसरण। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये यहाँ बिल्कुल सही होगा। अपसरण का विलोम या विरुद्धार्थी या विपरार्थक जो है यह अभिसरण होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19 है मित्र, जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे। निम्नलिखित में से असंगत यानी गलत विलोम युग्म शब्द का चयन करना है आपको। निम्नलिखित में से असंगत यानी गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है, यह आपको बताना है। घात का प्रतिघात होता है, प्राशरण का संकुचन होता है, शाश्वत का सदैव होता है, या खग का मृग होता है। इसमें कौन सा गलत है यह आपको बताना है।
तो याद रखना इसका सब तो सही है, लेकिन शाश्वत का सदैव नहीं होता, नश्वर होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा शाश्वत का सदैव नहीं नश्वर होता है, तो यही गलत है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो भी मित्र बता रहे हैं सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सा शब्द मद का पर्यायवाची नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो मद का पर्यायवाची या समानार्थी नहीं है, यह आपको बताना है। याद रखना मद का समानार्थी जो नहीं है की बात कर रहा है, तो कौन सा नहीं है? शिथिल जो है ये बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मद का कहा जाए समानार्थी जो है ये गर्व भी होता है, नशा भी होता है, मद भी होता है, लेकिन शिथिल बिल्कुल भी नहीं होता है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछ रहा था मद का समानार्थी कौन सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित विकल्पों में से अनेकार्थी शब्द समूह पहचान कर चिन्हित कीजिए। निम्नलिखित विकल्पों में से अनेकार्थी शब्द समूह पहचान कर चिन्हित कीजिए। क्वेश्चन 21 आपके सामने है मित्र, बताने की कोशिश करें क्या हो जाएगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अनेकार्थी समूह की पहचान करना है। तो याद रखना अंग, अवयव, अंश और शरीर। इसका क्या हो जाएगा आंसर? अंग, अवयव, अंश और शरीर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने है, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांश के लिए एक शब्द है। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश को एक शब्द में क्या कहा जाता है, यहाँ आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश को अध्यादेश कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने है, वह राजकीय धन जो किसानों के सहायतार्थ दिया जाता है। वह राजकीय धन जो किसानों के सहायता के लिए दिया जाता है या सहायतार्थ के लिए दिया जाता है, यह आपको बताना है। उन्हें हम एक शब्दों में क्या कहते हैं? याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, उन्हें हम क्या कहते हैं मित्र? जो भी भाई बहन बता रहे हैं तकावी बिल्कुल सही बता रहे हो। वह राजकीय धन जो किसानों को सहितार्थ दिया जाता है, उन्हें हम एक शब्दों में तकावी कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नीचे दिए गए वाक्य के लिए सही मुहावरा बताइए। युवकों को फिर खाली स्थान दिया गया है होने पर ही विवाह करना चाहिए। इसमें कौन सा मुहावरा फिल करें ताकि यह वाक्य जो है ये पूर्ण हो जाए? फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, युवकों को अपने पैर पर खड़े हो जाने पर ही विवाह करना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं अपने पैरों पर खड़े, बिल्कुल सही बता रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 25 है, इसका राइट आंसर बताना। क्या पूछ रहा है? का बरखा जब कृषि सुखाने तब कहा जाता है जब कोई, यानी ये जो लिखा गया है लोकोक्त, ये कब कहा जाता है? का वर्षा जब कृषि सुखाने तब कहा जाता है जब कोई काम समय पर ना हो। बिल्कुल सही। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। जो भी मित्र बता रहे हैं ये बिल्कुल सही हो जाएगा। द्रौपदी का चीर का अर्थ है। द्रौपदी का चीर का अर्थ आपको बताना है। क्वेश्चन 26 आपके सामने है। तो याद रखना, द्रौपदी का चीर का अर्थ होता है कभी समाप्त ना होना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुजात और अनुजाद का अर्थ बताओ। अनुजात और अनुजाद का अर्थ आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 27। याद रखना अनुजात का अर्थ जो होता है ये मानव होता है, और अनुजाद का अर्थ जो है ये राक्षस होता है। तो कहा जाए तो अनुजात का क्या होता है मित्र? मानव होता है, और अनुजाद का राक्षस होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। परिक्रमा में उपसर्ग है। परिक्रमा में कौन सा उपसर्ग है यह आपको बताना है। याद रखना इसमें परि जो है उपसर्ग हो जाएगा, क्रमा जो है यहाँ मूल शब्द होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। परि उपसर्ग यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन सामने है, आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं? क्वेश्चन 29 है मित्र, जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें।
याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भाववाचक, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं भाववाचक बिल्कुल सही हो जाएगा। अनन्याय शब्द का सही विच्छेद है। अनन्याय शब्द का सही विच्छेद आपको बताना है। 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा अन्य प्लस अन्य बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 31। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मित्र यड़ संधि। जब कभी या वा के साथ आधा अक्षर आता है तो याद रखना वहां यड़ संधि होती है। गुरुदेव शब्द में समास है। गुरुदेव शब्द में कौन सा समास है? तो याद रखना इसमें कर्मधारय समास है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, संरचना के आधार पर दिए गए वाक्य के वर्गीकरण में निम्न में से कौन सा प्रकार नहीं है? यानी संरचना के आधार पर दिए गए वाक्यों के वर्गीकरण में निम्न में से कौन सा प्रकार नहीं है, यह आपको बताना है। तो याद रखना सरल वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य होता है और मिश्र वाक्य होता है, लेकिन अक्रियार्थक वाक्य कोई वाक्य नहीं होता संरचना के आधार पर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो भी मित्र बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो। मित्र यहाँ कुछ स्पष्ट नहीं दिख रहा है, माफ कीजिएगा, लेकिन हम आपको पढ़कर बता रहे हैं। बताइएगा किस अंश में त्रुटि है। आपके सामने एक वाक्यांश लिखा गया है, बताना है किस अंश में त्रुटि है। हमारी दुग्धशाला में शुद्ध गाय का घी बिकता है। मिलावट सिद्ध करने पर 5,000 रुपए का पुरस्कार प्राप्त करें। इसके किस अंश में त्रुटि है बताना है। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ लिखा गया है शुद्ध गाय। शुद्ध गाय नहीं, गाय का शुद्ध घी होता है। तो यहाँ इस अंश में त्रुटि है मित्र। तो यही पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने आ चुका है। बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 35। उच्च श्रृंखल जो है ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल सही लिखा गया है। तो डी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। अब आपके सामने आ चुका है गद्यांश। गद्यांश पढ़कर आप भी उत्तर दीजिएगा। हम भी आपके शब्द गद्यांश को पढ़ते हैं, उसके बाद हम जीके वाले पोर्शन को अच्छे ढंग से कंप्लीट करेंगे। क्या लिखा गया है? निर्देश, अपठित गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्न यानी 36 से 37 के उत्तर दीजिए। आप भी पढ़िएगा गद्यांश मित्र, हम भी जल्दी जल्दी गद्यांश को पढ़ लेते हैं। तत्परता हमारी सबसे मूल्यवान संपत्ति है। इसके द्वारा विश्वसनीयता प्राप्त होती है। वह लोग जो सदैव जागरूक रहते हैं, तत्काल कर्मरत हो जाते हैं और जो समय के पाबंद हैं, वह सर्वत्र विश्वास के पात्र समझे जाते हैं। वह मालिक जो स्वयं कार्य तत्पर होते हैं, अपने कर्मचारियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते हैं और काम की उपेक्षा करने वालों के लिए अंकुश का काम करते हैं। वह अनुशासन का साधन भी बनते हैं। इस प्रकार अपनी उपयोगिता और सफलता में अभिवृद्धि करने के साथ साथ वे दूसरों की उपयोगिता और सफलता में भी साधन बनते हैं। एक आलसी व्यक्ति हमेशा ही अपने कार्य को भविष्य के लिए स्थगित करता जाता है। वह समय से पिछड़ता जाता है और इस प्रकार अपने लिए ही नहीं दूसरों के लिए भी विक्षोभ का कारण बनता है। उसकी सेवा का कोई आर्थिक मूल्य नहीं समझा जाता। कार्य के प्रति उत्साह, उसे शीघ्रता से संपन्न करना कार्य तत्परता के दो प्रमुख उपादान हैं जो समृद्धि की प्राप्ति में उपयोग बनते हैं। आपके सामने गद्यांश लिखा गया था। इस गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन है। उपयुक्त अवतरण का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। उपर्युक्त अवतरण का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। यह आपको बताना है इस गद्यांश का उचित शीर्षक जो ये क्या हो सकता है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कार्य तत्परता, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जीवन में सफल सिद्ध होने के लिए आवश्यक उपादानों में से एक प्रमुख उपादान क्या है? तो याद रखना इसमें तत्परता बिल्कुल सही हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। मित्र अब आपके सामने आ चुका है जीके से संबंधित क्वेश्चन। सभी मित्र सोच समझकर जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे मित्र कि आप लोग अगर यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, जो कि एग्जाम जल्द होने वाला है, अगर आप इस रामबाण ई बुक को लेना चाहते हैं मित्र, तो अभी आप ले सकते हैं। 60% का डिस्काउंट चल रहा है।
मात्र 39 रुपये में आपको ये ई बुक मिल जाएगी, जिसमें यूपी पुलिस के फुल सिलेबस के साथ जीके, यूपीएससी के हिंदी, मैथ, रीजनिंग के पूरे कंसेप्ट को अच्छे ढंग से समझाया गया है। लेना चाहते हो मित्र तो देखिए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लेना, जानकारी प्राप्त कर लेना और इस रामबाण ई बुक को ले लेना और अच्छे से तैयारी अपनी कर लेना सिलेक्शन को पक्का करने के लिए। अब बढ़ते हैं हम लोग सामान्य ज्ञान की तरफ। पहला क्वेश्चन जो है हम सामान्य ज्ञान से रिलेटेड आपके सामने रखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 38 जो हम आपके सामने रखते हैं। 37 तक मैंने हिंदी था उसे अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 38 आपसे क्या पूछ रहे हैं, नवंबर 2023 में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई ने किसे यूपीआई सेफ्टी एम्बेसडर नियुक्त किया है? याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पंकज त्रिपाठी, बिल्कुल सही होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं पंकज त्रिपाठी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित है? कौन सा सही सम्मिलित की बात कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 39 का बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना सांडी पक्षी अभ्यारण्य जो है हरदोई में, यही बिल्कुल परफेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर प्रणाली है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर प्रणाली जो है ये कौन सी है? याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर जो ये शारदा नहर है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं शारदा नहर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना स्थित है। उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना जो है ये कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मथुरा में। उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना जो ये मथुरा में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क जो ये कहाँ स्थापित किया जाएगा, यह आपसे बताना है। क्वेश्चन नंबर 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में, भारत की राजधानी नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 43, इसका राइट आंसर आपको बताना है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है किसने बनवाया था, यह आपको बताना है। तो याद रखना है मित्र नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने बनवाया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो भी मित्र हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है, किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? ध्यान दीजिएगा क्या पूछ रहा है मित्र, किस रंग के प्रकाश तरंग दैर्ध्य जो है ये सबसे कम होती है? याद रखना 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा बैगनी, यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन 45 है, क्या पूछ रहा है, मानव शरीर संरचना में कौन सी दूसरे सबसे बड़ी ग्रंथि होती है? मानव शरीर संरचना में कौन सी दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, यह आपको बताना है। याद रखना क्वेश्चन 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र हमारे बता रहे अग्नाशय, बिल्कुल सही बता रहे हो। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि जो है ये कौन सी होती है? अग्नाशय होती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 18वीं उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? 18वीं उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या जो है कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा 47 यानी 47, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। तो याद रखना 14 से 18 जो है समानता का अधिकार है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 48 आपसे क्या पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में पागल बाबा मंदिर स्थित है? उत्तर प्रदेश के किस शहर में पागल बाबा मंदिर स्थित है, यह आपको बताना है। 48 का बता देंगे मित्र राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना इसका जो राइट आंसर होगा पागल बाबा मंदिर जो है वृंदावन में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं वृंदावन बिल्कुल सही होगा। मित्र क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने आ चुका है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? स्कर्वी रोग जो है कि ये किस विटामिन की कमी के कारण होता है, यह आपको बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी मित्र सी नहीं, सी तो बी है। ऑप्शन नंबर डी विटामिन सी जो है ये स्कर्वी रोग
विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, विटामिन सी होता है। ऑप्शन नंबर डी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 50। इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे सभी मित्र। उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसके लिए आरंभ की गई? उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसके लिए आरंभ की गई? याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मजदूरों के लिए। ऑप्शन नंबर डी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 51। इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। निम्नलिखित अंगों में से कौन सा अंग पित्त रस का स्राव करता है? याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र हमारे बता रहे 51 का बिल्कुल सही बता रहे हो, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यकृत बिल्कुल सही होगा मित्र, बिल्कुल सही बता रहे हो, यकृत वाले बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? चालुक्य वंश का सबसे महान शासक जो है ये कौन था? तो याद रखना पुलकेशिन द्वितीय इसका राइट आंसर हो जाएगा। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक दो है, ये पुलकेशिन द्वितीय था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने, उत्तर प्रदेश में होली के त्योहार पर लठमार होली मनाई जाती है। उत्तर प्रदेश में होली के त्योहार पर लठमार होली जो ये कहाँ होती है? याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लठमार होली जो ये बरसाना में खेली जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राज्य के खर्चे पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक जो है ये कौन था? तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फिरोज तुगलक। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बांग्लादेश की स्थापना किस वर्ष हुई? बांग्लादेश की स्थापना जो है किस वर्ष हुई यह आपको बताना है। क्वेश्चन 55 का राइट आंसर हो जाएगा 1971 में। ऑप्शन नंबर ये वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। बांग्लादेश की स्थापना जो है ये 1971 में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्न में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य राजस्थान में नहीं है? निम्न में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य जो है राजस्थान में नहीं है यह आपको बताना है। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं राजाजी राष्ट्रीय उद्यान बिल्कुल सही बता रहे हो। सरिस्का जो है राष्ट्रीय उद्यान ये राजस्थान में है। रणथंभौर जो है ये भी राजस्थान में है। जयसमंद जो है ये भी क्या है मित्र, राजस्थान में है। लेकिन राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है राजस्थान में ना होकर के उत्तराखंड में है। तो यही इसका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछ रहा था कौन सा राजस्थान में नहीं है। तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये राजस्थान में नहीं है, उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर क्या होगा? याद रखना, इसका जो राइट आंसर होगा मित्र 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसके पास भारतीय सुरक्षा बलों का सर्वोच्च कमान प्राप्त है? निम्नलिखित में से किसके पास भारतीय सुरक्षा बलों का सर्वोच्च कमान प्राप्त है यह आपको बताना है। तो याद रखना भारत के राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं भारत के राष्ट्रपति बिल्कुल सही होगा। लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणमूर्ति यानी कोरम क्या है? याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र बता रहे हैं 1/10 बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय जो ये कहाँ स्थापित किया गया है यह आपको बताना है। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय जो ये चित्रकूट में स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के कुल स्मार्ट सिटी योजना में सम्मिलित जिले हैं। उत्तर प्रदेश के कुल स्मार्ट जिले में स्मार्ट सिटी योजना में सम्मिलित जिले की संख्या आपको बताना है। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 12 बिल्कुल सही होगा। 12 जिलों जो है स्मार्ट सिटी में शामिल है। ऑप्शन नंबर ये वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 62। आपसे क्या पूछ रहा है,
भारत में किसके सुझाव पर सरकार द्वारा कृषि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया जाता है? याद रखना है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने मित्र क्वेश्चन नंबर 63 है, इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। उत्तर प्रदेश के बजट 2023-24 में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया? उत्तर प्रदेश के बजट यानी 23-24 में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया, यह आपको बताना है। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1050 करोड़। राइट आंसर क्या होगा, 1050 करोड़ की राशि। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 64 में आंसर देने की कोशिश करें। एकाधिकार शब्द किससे संबद्ध है? एकाधिकार शब्द जो है किससे संबंध है, यह आपको बताना है। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पूंजीवाद से। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना कब हुई थी? उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना जो है ये कब हुई थी? याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1954। 1954 में उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। डेंगू बुखार किस रोग वाहक द्वारा संचरित होता है? डेंगू बुखार किस रोग वाहक द्वारा संचरित होता है, यह आपको बताना है। तो 66 का जो राइट आंसर हो जाएगा एंडीज एजिप्टी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये यहाँ बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 67 है। बताइएगा मित्र, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं, यह आपको बताना है। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं, दुआब कहा जाता है दो नदियों के बीच के उपजाऊ भूमि को। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी यहाँ बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है, यह आपको बताना है। क्वेश्चन 68 का जो राइट आंसर हो जाएगा अरावली। बिल्कुल सही बता रहे हो, अरावली जो है हिमालय श्रृंखला का अंग बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 69, इसका राइट आंसर बताइएगा। उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार जो है ये किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, यह आपको बताना है। तो याद रखना, कोयले के भंडार जो है उत्तर प्रदेश में सिंगरौली क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं सिंगरौली क्षेत्र में, बिल्कुल सही बता रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय मानक समय रेखांश पर अपनाया जाता है। भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है, यह आपको बताना है। याद रखना, 82.5 डिग्री बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 82.5 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। भारतीय मानक समय रेखा जो है किन किन राज्यों से गुजरती है, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो याद रखना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और मित्र बात करें छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 71 है। भारत में सिविल सर्विस का सूत्रपात निम्नलिखित में से किसने किया? भारत में सिविल सर्विस का सूत्रपात जो है निम्नलिखित में से किसने किया, यह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 71 को बता देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस। बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 72। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित उत्तर प्रदेश के बच्चों में से कौन शामिल है? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो कि 2022 में सम्मानित किया था, तो उत्तर प्रदेश में किसे मिला था, यह आपको बताना है। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अभिनव कुमार चौधरी, जिया राय, चंद्रारी सिंह चौधरी, यानी उपयुक्त तीनों हो जाएंगे मित्र। इन तीनों को मिला था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। बांग्लादेश मुक्ति युद्ध कब समाप्त हुआ? बांग्लादेश मुक्ति युद्ध कब समाप्त हुआ, यह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 73।
याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 16 दिसंबर 1971 को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 74 आपके सामने आ चुका है। किस वर्ष भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? किस वर्ष भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, यह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 74 का बता देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना भारत में राष्ट्रों का बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है 1969 में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 और लास्ट क्वेश्चन आपके सामने स्पष्ट नहीं दिख रहा है मित्र, लेकिन हम पढ़ेंगे, आप सुनिएगा फिर आंसर देने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 75 आपके सामने क्या पूछ रहा है? नवंबर 2023 में टेनिस में पुरुष वर्ग की सबसे प्रतिष्ठित टीम प्रतियोगिता डेविस कप 2023 के फाइनल में इटली ने किस देश को पराजित कर खिताब जीता है? फिर से पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। नवंबर 2023 में टेनिस में पुरुष वर्ग की सबसे बड़ी प्रतिष्ठित टीम प्रतियोगिता डेविस कप 2023 के फाइनल में इटली ने किस देश को पराजित कर खिताब जीता था? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो इस मॉडल पेपर का मैंने 50% भाग जो है अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लिया है। बाकी बचता है मित्र मैथ और रीजनिंग। इसकी फुल पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर पर मिल जाएगी। पूरी को अच्छे ढंग से सॉल्व कर लेना। किसी क्वेश्चन में डाउट होता है या कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता है तो आप स्क्रीनशॉट लेकर ग्रुप में भेज देना, सर के द्वारा सॉल्व करा लिया जाएगा। लेकिन पूरे क्वेश्चन को अच्छे ढंग से सॉल्व कर लेना। काफी अच्छा मॉडल पेपर है जिसमें मैंने जीके और हिंदी को अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लिया है। किसी क्वेश्चन में डाउट है मित्र तो जरूर बताना, मैं डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगी। लेकिन 75 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना रहा प्लीज बता देना। और क्लास कैसी भी लगी हो अपना फीडबैक कमेंट में जरूर दिया करो, क्योंकि आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहता है। कहीं भी कोई डाउट है मित्र तो आप बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। इससे जितनी भी पहले क्लासेस हो चुकी हैं सारी क्लासेस की पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दी गई हैं। आप जाकर पूरे को अच्छे ढंग से सॉल्व कर लीजिएगा मित्र। कहीं कोई डाउट होता है नहीं सॉल्व कर पाते हो तो स्क्रीनशॉट लेकर ग्रुप में भेज देना, सर के द्वारा सॉल्व करा जाएगा। तो मित्र आज की इस क्लास में बस नहीं, लेकिन जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्लास से आपको तनिक भी बेनिफिट मिल रहा हो तो प्लीज क्लास को लाइक कर दिया करो। और जो भी प्यारे भाई बहन जो भी मित्र हमारे साथ नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो मित्र आज की क्लास में बस इतना ही। सभी को बाय बाय, सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।